दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में काओ जुन इस आदमी से बात कर रहा होता है। पूछने लगता है कि इस फैक्ट्री में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आदमी कहने लगता है कि ये फैक्ट्री जब से बनी है यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। अब इतने में काओ जुन को जेन की कॉल आती है, जिससे पूछती कि क्या तुम बेलिंग में हो। तो काओ जुन कहते हैं कि हाँ, एक इम्पोर्टेंट केस की वजह से मुझे बेलिंग आना पड़ा है। काओ जुन जेन से बात ही कर रहा होता है। ये देखता है कि जेन भी यहाँ पर आ गई है। ये जेन को देखते ही अपनी कार के पीछे छुप जाता है। जेन काओ जुन से कहती है कि अगर मैंने शिन लियांग को ढूंढ लिया तो क्या मैं उससे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर सकती हूँ। काओ जुन कहता है कि शिन लियांग तुमसे नहीं मिलेगा, इसलिए उसको ढूंढना बेकार है, और अगर तुम उसको तलाश करना ही चाहती हो तो मेरे वापस आने का इंतजार करो। जेन काओ जुन को थैंक्स बोलकर कॉल बंद कर देती है और अब जेन अपनी कार से बाहर आ जाती है। काओ जुन भी जेन को देख रहा होता है। अब काओ जुन इस टेबल पर जाकर बैठ जाता है और ये यहीं से जेन को देख रहा होता है। जेन इस फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाती है। एक आदमी बाहर आता है जो जेन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो जेन कहने लगती है कि मैं शिन लियांग से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किसी ने शिन लियांग को गिफ्ट देने के लिए भेजा है। तो ये आदमी कहने लगता है कि शिन लियांग यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम भी वापस चली जाओ। जेन से पूछती है कि क्या शिन लियांग वाकई में यहाँ पर नहीं है। तो ये आदमी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम भी वापस चले जाओ। ये कहकर ये दरवाजा बंद करने लगा होता है, लेकिन जेन इसको रोकते हुए कहती है कि मैं ये गिफ्ट तुम्हें दे देती हूँ और तुम शिन लियांग को कॉल कर देना और तुम मेरी बात शिन लियांग से करवा देना, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ये गिफ्ट खास तौर पर शिन लियांग को खुद देने के लिए कहा था। ये आदमी ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब जेन अपनी कार से गिफ्ट लेने के लिए आ जाती है। इसके पास तो कोई भी गिफ्ट नहीं होता। ये एक बॉक्स में बॉटल्स डालने लगती है। काओ जुन भी जेन को बहुत गौर से देख रहा होता है। अब ये आदमी बाहर आ जाता है और ये शिन लियांग को कॉल कर ही रहा होता है कि ये डॉग बहुत ज्यादा भौंकना शुरू कर देता है। जब ये आदमी इस डॉग को चुप करवा रहा होता है तो जेन शिन लियांग के नंबर को बहुत गौर से देख रही होती है। अब ये आदमी शिन लियांग को कॉल करता है और शिन लियांग जेन के बारे में पूछ रहा होता है कि इसका नाम क्या है, ये दिखने में कैसी है। ये आदमी जब ये सारी बातें शिन लियांग को बता देता है तो कॉल के बाद ये आदमी जेन से कहने लगता है कि शिन लियांग ने कहा है कि तुम गिफ्ट को यहाँ पर छोड़कर जा सकती हो, वो आकर इसको ले लेगा। ये कहकर ये आदमी इस बॉक्स को लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद जेन यहाँ से चली जाती है। काओ जुन भी जेन को देखने के लिए आता है और उसको यकीन हो गया होता है कि जेन अब यहाँ से चली गई है। काओ जुन किसी को कॉल करने वाला होता है और ये देखता है कि जेन फिर से वापस आ गई है। ये देखकर ये फिर से कार के पीछे छुप जाता है। अब काओ जुन ऐसे ही छुपते हुए अपनी कार की पीछे वाली सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोट कार की डोर में फंस जाता है। मिस्टर शिव मिस्टर फांग को बता रहे होते हैं कि कंपनी को इस स्कैंडल के कारण काफी नुकसान हो रहा है। कस्टमर्स को इस सिचुएशन में डील करने के लिए हमें कंपनी के फंड्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स अगर हमारी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं तो हमें भी उनके बेनिफिट्स का ख्याल रखना होगा, और अगर कंपनी का फंड इस्तेमाल करना पड़ा तो वो मामला मैं हैंडल करूंगा। मिस्टर चियो और ली जब बाहर आ जाते हैं तो यहाँ से सुविन गुजर रही होती है। मिस्टर चियो सुविन को बहुत गौर से देखते हैं और इनको याद आता है कि सुविन से इनकी मुलाकात यूनिंग के फ्यूनरल पर हुई थी। अब मिस्टर फांग किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे मीटिंग करना चाहता हूँ, क्या तुम फ्री हो। तो वो कहता है कि आपको मेरी कॉल का इंतजार करना पड़ेगा। अब लुयांग बाहर से इंस्पेक्शन टीम पर नजर रखे हुए होता है। अब लुयांग मिस्टर चू के साथ एक दूसरे रूम में आ जाता है। मिस्टर चू लुयांग से कहते हैं कि सुविन मुझे जानी पहचानी लगती है। कहते हैं कि सुविन का यूनिंग से क्या ताल्लुक है। लुयांग कहता है कि सुविन और यूनिंग की वाइफ हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। मिस्टर चू कहते हैं कि तुम्हें सुविन पर कुछ दिनों के लिए नजर रखनी होगी, और अगर इंस्पेक्शन टीम तुमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे तो तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देने से पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। लुयांग कहते हैं कि ठीक है। मिस्टर चू अब लुयांग से कहते हैं कि तुम्हें यूनिंग की फैमिली पर भी नजर रखनी होगी कि वो भी क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेन अपनी कार में ही बैठकर इस फैक्ट्री को देख रही होती है और काओ जुन अभी तक उसी पोजीशन में बैठा होता है। काओ जुन बहुत मुश्किल से अपनी पोजीशन को ठीक करता है और अब यहाँ पर जेन स्नैक खा रही होती है, जिसको देखकर काओ जुन का भी कुछ खाने का दिल कर रहा होता है। काओ जुन वू को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कह रहा होता है। अभी तक वो नहीं आई होती तो काओ जुन इसको कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ पर रह गई हो। तो वो इसको कहती है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई है तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा आने में। काओ जुन तो इस तरह से बैठकर बहुत ज्यादा थक गया होता है। अब रात हो चुकी होती है। जेन भी यहाँ से नहीं गई होती और ना ही यहाँ पर वो पहुंची होती है।
गाओजुन को जेन दिखाई नहीं दे रही होती तो अपने फोन की मदद से जेन को देख रहा होता है। अब जेन थक गई होती है तो ये कुछ देर के लिए कार से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही जेन डॉग के भौंकने की आवाज सुनती है तो ये फौरन से कार में जाकर बैठ जाती है। अब लुयांग की कॉल जेन को आती है जो उसे बताने लगता है कि मैंने यूनिंग का सामान पैक कर लिया है। लुयांग कहने लगता है कि मैं आज फ्री था तो मैं आपको ये सामान देने के लिए आ गया, क्या आप घर पर हैं? जेन कहती कि आपको शुक्रिया, लेकिन अभी मैं किसी काम से घर से बाहर हूँ, इसीलिए जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपसे खुद ही ले लूंगी। लुयांग कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर लेता हूँ। जेन कहती है कि आपको मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं कब वापस आऊंगी। लुयांग कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आपका इंतजार नहीं करता। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। दूसरी तरफ लुयांग जेन के घर के बाहर ही खड़ा होता है और इसके पास यूनिंग की चाबियों वाला वॉलेट होता है। अब जेन अपनी कार से निकलकर बाहर आ रही होती है। गाओजुन भी डर रहा होता है कि कहीं ये आकर इसको ना देख ले, लेकिन जेन गाओजुन की कार के पास आ रही होती है। ये देखकर गाओजुन जेन को ही कॉल कर लेता है। गाओजुन जेन से कह रहा होता है कि क्या तुम अपने घर का दरवाजा खोल सकती हो? गाओजुन जेन से कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। जेन कहती कि तुम तो बेलिंग में थे, तो ये कहने लगता है कि मैं भी बेलिंग से वापस आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जेन गाओजुन की बात सुन रही होती है और साथ साथ ये कार की तरफ भी बढ़ रही होती है। गाओजुन उसको कहता है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर गाओजुन कॉल बंद कर देता है। अब जेन भी गाओजुन की कॉल सुनने के बाद यहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही यहाँ पर वो भी आ जाती है। वो जब कार में आती है तो ये गाओजुन से कहती है कि तुम यहाँ पर जेन की वजह से क्यों फंसे हुए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि वो यहाँ पर आने वाली है? गाओजुन इसकी कोई बात नहीं सुनता, इसको कहता है कि तुम जल्दी से कार ड्राइव करो। अब जेन कॉल पर सुवेन से बात कर रही होती है, कहने लगती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, शिनलियांग की फैक्ट्री एक एम्प्टी शेल है। सुवेन कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम? क्या तुम फैक्ट्री गई थी? सुवेन जेन को डांटने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें मना भी किया था वहाँ पर अकेले जाने से। शिनलियांग एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? जेन सुवेन से कहती है कि मैं घर वापस आ गई, इसलिए तुम मुझे डांटना बंद करो। इसलिए अब हम शिनलियांग के बारे में बात करते हैं। सुवेन उसको बताती है कि इस कंपनी के 4 शेयर होल्डर हैं, लेकिन सिवाय शिनलियांग के ये 3 शेयर होल्डर्स इस लोन एग्रीमेंट में शामिल नहीं है। मैंने इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की भी कोशिश की, लेकिन इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जेन कहती है कि हमें सबसे पहले शिनलियांग को ढूंढना होगा। सुवेन कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। ये कहने के बाद ये कॉल बंद कर देती है। अब जेन जब कार में आकर वापस बैठती है तो इसको याद आता है कि गाओजुन तो घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, तो ये जल्दी से यहाँ से चली जाती है। जेन अपने घर पहुँच गई होती है और ये गाओजुन को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ पर हो? तो गाओजुन कहता है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। गाओजुन से पूछते कि क्या तुम घर पहुँच गई हो? तो जेन कहती है कि हाँ बस अभी पहुंची हूँ। जेन जब अपना दरवाजा खोल रही होती है तो ये देखती है कि इसके डोर का लॉक तो पहले ही से खुला होता है और जेन को याद आता है कि इसने जाने से पहले अपना डोर लॉक जरूर किया था। ये देखकर जेन बहुत हैरान हो रही होती है। अब जेन अपने घर का दरवाजा खोलकर यहीं से अपने पूरे घर को देखने लगती है और इसे यहाँ पर टॉर्च लाइट दिखाई देती है, जिसको देखकर जेन डर जाती है। गाओजुन जेन से कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, और इसी शौक के कारण जेन का फोन भी से नीचे गिर जाता है। गाओजुन जेन को आवाज दे रहा होता है और जेन अपने डोर को लॉक करके यहाँ से भाग जाती है और जेन का फोन भी यहीं पर रह जाता है। गाओजुन को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर क्या हो रहा है। अब जेन लिफ्ट में आकर सिक्योरिटी से बात करती है कि कोई मेरे घर में है, तो सिक्योरिटी गार्ड जेन से कहता है कि आप डरे नहीं, हम फौरन ही यहाँ पर किसी को भेज रहे हैं। जेन तो बहुत ज्यादा डर गई होती है, ये भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलती है। जेन गिरने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जेन से पूछते हैं कि आपके घर में जो कोई भी है क्या आपने उसका चेहरा देखा है? जेन तो बहुत ज्यादा डरी होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।